अगली सुबह शमरेज खान और मैंने इकट्ठे बैठकर नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मैं अपना सफरी थैला तैयार करने लगा। थोड़ी देर में मैं जाने के लिए तैयार था। शमरेज से अलविदाई मुआनिका करके मैंने समर खान और छोटी बहन के सर पर शफकत से हाथ फेरा। जेब से 4-5 हजार की बकदर रकम निकाल कर मैंने समर खान और छोटी बहन के हाथ पर आधे आधे नोट रखे और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने गुलगारे का शुक्रिया अदा किया कि उसने वाकई मेरी जान बचाई थी। उसने भी वालिद के ऑपरेशन का शुक्रिया अदा किया और मैं घर से निकलकर जुनूब की तरफ मौजूद ढलान पर चलने लगा। मैंने सफरी थैला अपनी पीठ पर लादा हुआ था। क्लैशनकोफ मेरे दाएं कंधे पर थी और मैं अपने रास्ते पर हो लिया। मैं मुसलसल उतराई में जा रहा था, लेकिन ज्यादा देर उतराई का ये सफर जारी न रहा। वो नाला शुमाल की जानिब मुड़ा और फरलांग भर के बाद उसका रुख मशरिक की तरफ हो गया। वो इलाका यूं भी पहाड़ दर पहाड़ है, न नालों का रुख मुतय्यन है और न पहाड़ी सिलसिले किसी एक सीधाई में है। अनजान आदमी के लिए तो वो पहाड़ भूल भुलैयों की तरह हैं। जो एक बार इन भूल भुलैयों में घुस जाए, निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाता। मैंने मगरिब के समत अपना सफर जारी रखा और ऐसा करने के लिए मुझे अब ऊपर चढ़ना पड़ गया था। बुलंदी के सफर में आदमी की रफ्तार खुद ब खुद धीमी पड़ जाती है। ज्यादा तेजी की कोशिश में थकन के साथ इंसान का सांस भी फूलने लगता है और मैदानी इलाके से आए हुए आदमियों का सांस रिहायशी लोगों की निस्बत ज्यादा फूलता है। सूरज के गिर्द फिरने वाली आवारा बदलियां धूप की राह में बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई थी। गो लगता तो नहीं था कि बर्फबारी या बारिश होगी, मगर इस बारे में वसूख से कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। यहाँ का मौसम तो ऐसा है कि तेज धूप की हुक्मरानी को बादल चंद लम्हों में जेर करके जलथल कर देते हैं और जमीन पर बारिश का पानी अभी तक बह रहा होता है। चढ़ाई शुरू में तो नॉर्मल थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता सख्त होना शुरू हो गई, यहाँ तक कि मेरे लिए सीधा ऊपर चढ़ना मुश्किल हो गया और मैं तिरछा आगे की तरफ सफर करने लगा। यूं के 10-15 कदमों के बाद मैं 3-4 कदम बुलंद हो पाता। सूरज अपना आधे से ज्यादा सफर तय कर चुका था। मेरे पास मौजूद पानी की दोनों बोतलें खाली हो चुकी थी और जिस बुलंदी पर मैं मौजूद था, इतनी ऊंचाई पर उमूमन चश्मे नहीं होते। चश्मे ज्यादातर नालों की तह से 20-25 गज ऊपर ही फूटते हैं। इस पहाड़ी की ढलान तो इतनी सीधी थी कि वहाँ बर्फ भी नहीं ठहर पाती थी। अब दूसरी जानिब उतर कर ही मुझे कोई चश्मा मिल सकता था। नाले की तह में पहुंचने से पहले ही मुझे एक चश्मा नजर आ गया था। वहीं पत्थर की एक बड़ी चट्टान पर अपना सफरी थैला रखकर मैंने चश्मे की पानी से वुजू किया, खूब सेर होकर पानी पिया और 2 रकत असर की नमाज पढ़ी। गुलगारे ने दाल के पराठों के दरमियान ताजा मक्खन डाल कर दिया था। ठंडे होने के बावजूद इन पराठों से उठने वाली देसी मक्खन और खुलूस की महक मेरे रगो पै में उतर गई। मैं बमुश्किल 2 ही खा सका था, बाकी 2 मैंने रात के लिए छोड़ दिए थे। खाना खाकर मैं तैयार होकर आगे बढ़ गया। एक बार फिर नाले का हमवार सफर शुरू हो गया था। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही क्लैशनकोफ की तड़तड़ाहट मेरे कानों में गूंजी। किसी ने ट्रिगर मुकम्मल दबाकर एक लंबा ब्रस्ट फायर किया था। फायर की आवाज से अंदाजा होता था कि वो हवाई फायर किया गया है और ऐसे हवा में क्लैशनकोफ का ब्रस्ट फायर करना या तो खुशी के मौके पर किया जाता है या दूसरी सूरत में किसी को ललकारने के लिए। अलबत्ता ये भी मुमकिन था कि किसी अहमक ने बतौर शुगल ये हरकत की होती, मगर ऐसा होने का इम्कान जरा कम ही था। मैंने रफ्तार कम करने की कोशिश नहीं की थी। थोड़ी देर बाद ही मुझे अपना दूसरा अंदाजा ठीक होता दिखाई दिया। वो ब्रस्ट बतौर ऐलान जंग था। पुराने जमाने में जंग का ऐलान नकारा बजाकर या सींग फूंक कर किया जाता था। फी जमाना क्लैशनकोफ के ब्रस्ट ही ने ऐलान जंग की जगह संभाल ली थी। अचानक ही 1 से ज्यादा हथियारों के थाने खुल गए थे। वो फायर 2-3 किलोमीटर दूर हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं इसी तरह चलता रहा तो इन मुकाबला करने वालों में फंसूंगा। इस सोच ने मुझे कदम रोकने पर मजबूर कर दिया। मुझे ज्यादा देर तक सोच में मुब्तला रहना नहीं पड़ा कि 2 आदमी मुझे नाले के मोड़ से नमूदार होकर अपनी जानिब आते दिखाई दिए। दोनों खाली हाथ ही लग रहे थे। इसके बावजूद मैंने क्लैशनकोफ कंधे से उतार कर हाथ में पकड़ ली। उनमें एक उधेड़ उम्र और दूसरा जवान साल लड़का था। शक्लों की शबाहत से दोनों बाप बेटा लग रहे थे। बाप ने अस्सलाम वालेकुम कहते हुए पूछा, ओ लड़के कहाँ जा रहे हो, उस तरफ मत जाओ। मैंने भी फौरन पूछा, क्यों, क्या हुआ? वो मेरे करीब रुककर अपने चढ़े सांस को दुरुस्त करता हुआ बोला, गजनी खेल और शलोबर कला बरसरे पैकार हैं। जवानिब के आदमी तुम्हें मुखालिफ कबीले का समझकर कत्ल कर देंगे। वो शायद भाग कर नाला मोड़ तक पहुंचे थे और अब वहां से तेज कदमों से चलते हुए मुझ तक पहुंचे थे। मैंने पूछा, ये सामने कौन सा गाँव है? उसने हैरानी से पूछा, अगर आपको इतना नहीं मालूम तो उधर क्यों जा रहे हो? मैंने कहा, मैंने तो खान कले जाना है। वो बोला, खान कले तो इस जगह से 8-10 किलोमीटर दूर शुमाल की जाने पड़ता है। मैंने दोबारा पूछा, वैसे ये गांव कौन सा है? वो बोला, शलोबर, जिन पर गजनी खेलों ने चढ़ाई कर दी है। मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, किसी लड़की का चक्कर है। शलोबर कबीले का जवान गजनी खेल कबीले की एक ऐसी लड़की को भगा लाया है जिसके बाप ने अपनी बेटी का रिश्ता पेशावर में किसी दोस्त के बेटे से तय किया हुआ था। गजनी खेल वालों को मालूम हो गया कि लड़की किसी के साथ भागी है। अब शलोबर वाले उस लड़की के बदले मुंह मांगी रकम देने को तैयार हैं, मगर वो अपनी लड़की और उसे भगाने वाले जवान का मुतालबा कर रहे हैं।
मैंने अंदाजा लगाया मतलब दोनों को कत्ल करने के लिए। उसने कहा जी जनाब, अब आप भी उस रास्ते को नजरअंदाज कर दें, ये न हो खामखा किसी अंधी गोली का निशाना बन जाएं। मैंने हैरानी जाहिर की, वैसे क्या यहाँ से पाकिस्तान में भी लड़कियों के रिश्ते किए जाते हैं? उसने मुंह बनाते हुए कहा, अल्लाह के बंदे, आधा अफगानिस्तान तो पाकिस्तान में मौजूद है, बाकी अपने यहाँ तो लड़की का सौदा किया जाता है, जिसने ज्यादा रकम फेंकी वो ले गया। मैंने पूछा तो शलोबर वाले भी तो रकम दे रहे हैं? वो बोला पहली बात तो ये है कि दुश्मन कबीले से रिश्ता नहीं किया जाता, और दूसरा शलोबर के जवान ने लड़की को भगाकर पूरे गजनी खेल की इज्जत उछाली है, और इसका हल तो एक ही है। मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? वो बोला यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर जुनूब की जानिब हमारा गाँव है शिनावुन्ना, हमारे साथ चलना है तो आ जाओ। मैंने पहाड़ों के पीछे छुपते हुए सूरज को देखा। गुरूब आफ्ताब में 20-25 मिनट ही बाकी थे। रात गुजारने के लिए वही जगह मुनासिब थी। शिनावुन्ना जाकर यूं ही सफर की तवालत में इजाफा होना था। रात के खाने के लिए मेरे पास पराठे मौजूद थे। सोने का बिस्तर मैंने पीठ पर लादा हुआ था, तो खामखा आने जाने का 8-10 किलोमीटर फासला क्यों तय करता? यूं भी पहाड़ी इलाकों में 1 किलोमीटर फासला तय करते हुए दांतों पसीना आ जाता है। मैंने कहा आपका बहुत शुक्रिया, और वो कंधे उचकाकर बेटे के साथ आगे बढ़ गया। मैं वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा। वो उसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहे थे जहां से मैं उतरा था। फायरिंग की आवाज में दम बदम इजाफा हो रहा था। एक साथ कई क्लैशनकोफें गरज रही थी, और फिर इन तमाम आवाजों पर 12.7 mm की आवाज भारी पड़ गई। जाने वो तबाही फैलाने वाला हथियार किसके पास था। थोड़ी देर बाद 2 12.7 mm गरजने लगी। मालूम यही पड़ता था कि दोनों जानिब वो हैवी गन्स मौजूद थी, या किसी एक कबीले के पास 2 गन्स मौजूद थी। इसी घन गरज में रॉकेट लॉन्चर के धमाके भी सुनाई दिए। लगता था 2 कबीलों की बजाय 2 ममालिक की फौजें सरहद पर बरसरे पैकार हैं। मैं वहीं दाएं बाएं घूमकर शब्बसरी के लिए कोई मुनासिब जगह ढूंढने लगा। जल्द ही एक झुकी हुई चट्टान के नीचे मुझे मुनासिब जगह दिख गई। अंधेरा छाने से पहले मैं जगह साफ करके रात को जलाने के लिए ईंधन इकट्ठा कर चुका था। खाना मैंने इशा की नमाज पढ़कर ही गर्म करना शुरू कर दिया। दिन का खाना देर से खाने की वजह से मुझे कोई खास भूख महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन पराठों को गर्म करने पर वो मुझे इतने लजीज लगे कि मैं दोनों ठूस गया। उस तरफ बर्फबारी न होने के बराबर थी। पीछे जो बड़ी पहाड़ी मैं अबूर करके आया था, बर्फबारी का जोर वहां तक ही रहा था। आग पर अच्छी तरह लकड़ियां डालकर मैं स्लीपिंग बैग में घुस गया। वो स्लीपिंग बैग अच्छा खासा गर्म था, मगर फिर भी सर्दी का मुकाबला करने के लिए बैरूनी इमदाद की जरूरत थी। थोड़ी देर बाद मैं यूं सो गया जैसे आम लोग अपनी ख्वाबगाह में बेफिक्र होकर सोते हैं। मैं सुबह तक का इरादा करके सोया था। घंटे 1.5 घंटे बाद ही छापा पड़ गया। उनकी तादाद 5 थी। तमाम मुसल्ला थे। आंखें खोलते ही मुझे 5 क्लैशनकोफें अपनी जानिब तनी नजर आईं। गो मैं गहरी नींद से जागा था, मगर मेरी तरबियत इस नहज पर की गई थी कि आंख खुलते ही मुझे माहौल का इदराक हो जाता। मैंने पूछा, जी आप लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं? मुझे 1 सेकंड के लिए भी ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ी थी कि मैं कहाँ हूँ, और मुझसे 2-3 किलोमीटर के फासले पर मौजूद 2 कबाइल बरसरे पैकार हैं। उनमें से एक तंजिया लहजे में बोला, हम वही हैं जिनका शिकार तुम करने आए थे, और अब खुद हमारे शिकंजे में आ गए हो। मैंने कहा, मैं मुसाफिर हूँ जनाब, और किसी का शिकार करने नहीं आया। इस मर्तबा वही आदमी बोला, झूठ मत बोलो। मैंने कहा, मोहतरम मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मैं खान कले जा रहा था, रास्ता भूल गया। सुपहर ढले यहाँ पहुंचा तो तेज फायरिंग शुरू हो गई थी। यहाँ से गुजरने वाले एक आदमी ने बताया कि 2 कबीलों के दरमियान जंग छिड़ गई है, और ये कि खान कले इस जानिब वाक़ नहीं है। मैं दिन भर का थका हुआ था, सोचा रात को आराम कर लूं, सुबह खान कले की राह नापूंगा। वो बोला, कहानी अच्छी है, मगर तुम्हारा फैसला मशर करेगा। मैंने कहा, भाईजान बराह मेहरबानी मुझे बेआराम न करो, मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि आप किस कबीले के हैं। वो बोला, भोले बादशाह, हम उसी कबीले के हैं जिसकी ताक में तुम यहाँ घात लगाकर रात गहरी होने का इंतजार कर रहे थे। शलोबर कबीले के किसी हलीफ को यूं बातें नहीं बनानी चाहिए। पिछली लड़ाई में तुम्हारे 2-3 आदमियों ने छापा मारकर हमारा काफी नुकसान किया था। इस मर्तबा हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि हम सारे रास्तों की निगरानी कर रहे हैं। उसकी बात सुनते ही मुझे सारी कहानी का पता चल गया। वो गजनी खेल कबीले के लोग थे, और रात के वक्त पहाड़ी नालों और ऐसे रस्तों पर गश्त कर रहे थे जहां से शलोबर कबीले के लोग छुपकर उनके पड़ाव तक रसाई हासिल करते और उन्हें कोई नुकसान पहुंचाते। और ऐसा गालिबन उनकी पिछली लड़ाई में भी हुआ था, जिसका हवाला मुझसे बात करने वाला आदमी दे चुका था। मैंने नरमी से उन्हें समझाने की कोशिश की, ऐसा कुछ नहीं है। वो बोला, ठीक है, हमारे मशर को मिल लो, फिर उसकी मर्जी, जो फैसला वो करे। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, वो भी तो आपका मशर है। वो बोला, ज्यादा बातों की जरूरत नहीं, तुम हमारे पड़ाव से किलोमीटर भर के फासले पर मुसल्लह हालत में मौजूद हो, मैं तुम पर एतबार नहीं कर सकता। मैंने जिच होकर कहा, मेरा लहजा, जबान और शक्ल ये वाजे नहीं कर रहे कि मैं यहाँ से बिल्कुल अजनबी हूँ। उसने बेपरवाही से कंधे उचकाए। तो मैंने कहा, तो ये कि मुझे बेआराम न करो। वो बोला, कह दिया ना कि इसका फैसला मशर करेगा, और बेआरामी कैसी, थोड़ा सा फासला है, तुम वहाँ हमारे पड़ाव में बकिया रात गुजार लेना, सुबह नाश्ता करवा कर हम खान कले की जानिब तुम्हारी रहनुमाई कर देंगे।
मैं झल्लाते हुए स्लीपिंग बैग से बाहर निकला और अपना सामान समेटने लगा। उनसे मत्था मारना वक्त का ज़िया था। यकीनन वो सरदार को अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए मुझे उसके सामने पेश करना चाहते थे। मेरे सामान समेटने के दौरान वो टॉर्च रोशन करके मेरी कार्रवाई का जायजा लेते रहे। मेरी क्लैशनकोफ अलबत्ता उन्होंने अपने कब्जे में कर ली थी। सफरी थैला तैयार करके मैंने पीठ पर लादा और उनके साथ चल पड़ा। एक आदमी मेरे आगे और बाकी पीछे चलने लगे। गो मेरे पास 30 बोर पिस्तौल मौजूद था और जिस बेपरवाही से वो चल रहे थे, मैं चाहता तो उन 5 को लाशों में तब्दील कर सकता था, मगर किसी बेगुनाह को कत्ल करना मुझे गवारा नहीं था। वो गलत फहमी में मुब्तला थे और मुझे कभी उम्मीद थी कि उनका सरदार मुझसे बात करने वाले की तरह अहमक नहीं होगा। कुछ देर नाले में चलने के बाद वो तिरछा होकर नाले के दाएं जानिब मौजूद ढलान पर चढ़ने लगा। 5 बेफिक्र होकर गपशप करते जा रहे थे। उनके अंदाज से भी यही जाहिर हो रहा था कि दिल ही दिल में वो भी मुझे गैर मुताल्लिक शख्स समझ रहे हैं। हमारा सफर बतदरीज ऊपर की जानिब जारी था। आध पौन घंटे बाद हम बुलंदी पर पहुंचकर निस्बतन हमवार रास्ते पर चलने लगे। इस दौरान उनके मोर्चे शुरू हो गए थे। लोगों की बातें करने की आवाज से पता चल रहा था कि वो चौकन्ना थे। सर्दी से मुकाबले के लिए उन्होंने जा बजा छोटे छोटे अलाव रोशन किए हुए थे। 1-2 आदमियों ने करीब आकर उनसे हाल पूछा। जल्द ही हम गजनी खेल के मशर के सामने मौजूद थे। वो जिस जगह बैठा था उसके 3 अतराफ में पत्थरों की 2-2.5 फुट दीवारें उठाई गई थी। सिर्फ शुमाल की जानिब आने जाने का रास्ता रखा गया था। शलोबर कबीला उस जगह से जुनूब मगरिब की जानिब मौजूद था। गजनी खेल के सरदार का नाम सैलाब खान था। उसकी उम्र 40 से 45 साल के दरमियान दिखाई दे रही थी। उसके मोर्चे में भी आग का बड़ा सा अलाव रोशन था और उसके हमरा 5-6 और आदमी भी मौजूद थे। रोशन खान की बात सुनने से पहले उसने मुझे बैठने का इशारा किया और एक आदमी को कहवा लाने का कहा। मैंने अलाव के गिर्द पड़े हुए एक पत्थर पर नशिस्त संभालते हुए शुक्रिया कहा और खुद ही तफसील बताना शुरू कर दी। मेरी कहानी में कोई ऐसा झोल नहीं था कि मुझ पर शक किया जा सकता। सरदार सैलाब खान ने मेरी बात गौर से सुनी और इख्तिताम पर माजरत करते हुए बोला, अपने आदमियों की तरफ से मैं माफी चाहता हूँ कि गलत फहमी की वजह से आपको इतनी जहमत उठाना पड़ गई। बहरहाल जो होना था वो हो चुका, आप यहीं आराम करें, सुबह हम खान कले की जानिब आपकी रहनुमाई कर देंगे। ये कहकर वो रोशन खान की तरफ मुतवज्जे हुआ। रोशन खान, तुम इतने बच्चे तो नहीं हो कि दुश्मन को पहचान न सको। हम पर हमला करने वाला ना तो अकेला होगा और ना अपने साथ बिस्तर और जरूरत का सामान फिरा रहा होगा। तुम्हारी इस हरकत से एक शरीफ आदमी को इतनी तकलीफ हुई। अब जाओ और दोबारा किसी ऐसे आदमी पर हाथ न डालना। वो धीमे लहजे में जी सरदार कहता हुआ मोर्चे से बाहर निकल गया। मेरे बात करने के दौरान ही एक आदमी मेरे लिए कहवा ले आया था और इन्हीं बातों के दरमियान कहवे की प्याली खाली करके मैंने नीचे रख दी। रोशन खान के जाने के बाद सरदार ने मुझसे खाने की बाबत दरियाफ्त किया और मेरे इनकार करने पर मुझे उसी मोर्चे में आराम करने का मशवरा देते हुए कहा, बाकी गपशप सुबह करेंगे। मैंने ममनूनियत भरे अंदाज में सर हिलाया और अपने सफरी थैले से स्लीपिंग बैग निकालने लगा। आग की वजह से खुशगवार हिद्दत फैली हुई थी। एक आदमी हर चंद मिनट बाद अलाव पर लकड़ियां डालकर आग को बुझने नहीं दे रहा था। बिस्तर में घुसकर मैं सोने की कोशिश करने लगा, मगर शायद सोना मेरी किस्मत में नहीं था। मुझे लेटे हुए चंद मिनट ही हुए थे कि अचानक एक आदमी मोर्चे में दाखिल हुआ। उसके फूले सांसों से मुझे स्लीपिंग बैग के अंदर पड़े हुए अंदाजा हो गया कि वो वहां तक दौड़ता हुआ पहुंचा है। सरदार ने पूछा, खैर तो है जमीर खान? वो बोला, सरदार हमें घेर लिया गया है। मैंने अभी मुखाबरे पर उनकी बातचीत सुनी है। सैलाब खान ने हैरानी से कहा, घेर लिया गया है? अकबर खान दिमाग जगह पर है। शलोबर गांव की अफरादी कुव्वत इतनी नहीं कि वो हमें चारों तरफ से घेर लें। अकबर खान वसूख से बोला, म्याम खेल कबीले के चंगेजी उनके साथ हैं सरदार। चंगेजियों ने शुमाली और मशरकी जानिब से घेरा डाला है। जुनूब और मगरिब में शलोबर कबीला है। उनके अलावा चंगेजी सरदार ने कुछ उज़्बक और ताजिक दोस्तों को भी साथ मिला लिया है। झूठ बोल रहे हो। सरदार सैलाब के लहजे में शामिल अंदेशे उसके एतमाद की इमारत जमीन बोस होने का मुजदा सुना रहे थे। उसी वक्त सैलाब खान को किसी ने रेडियो सेट पर आवाज दी, सरदार हमें शुमाल की तरफ कुछ हरकत नजर आ रही है, क्या अपने आधे आदमियों को उस तरफ बिठा दें? सैलाब खान ने मजीद इस्तफसार की जरूरत महसूस नहीं की। हाँ बिठा दो। सरदार, मशरकी जानिब भी हरकत देखी जा रही है, ये कोई दूसरा आदमी है। सैलाब खान के जवाब देने से पहले ही एकदम तेज फायर खुल गया था। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज चारों तरफ से आ रही थी। गोया अकबर खान की बात मबनी बर हकीकत थी। मुझे गजनी खेल कबीले से कोई हमदर्दी नहीं थी, मगर मैं मुफ्त में घेरे में आ गया था। अब शलोबर या चंगेजियों को ये बावर करवाना कि मैं उनका साथी नहीं हूँ नामुमकिनात में से था, क्योंकि मैं उनके साथ ऐसी जगह मौजूद था जहाँ वो शलोबर कबीले से मुकाबला करने इकट्ठे हुए थे और यूं भी बातचीत की नौबत आने से पहले ही कोई गोली मेरा पता पूछ सकती थी। जंग के दौरान इस्तफसार नहीं किया जाता और ना सफाइयाँ सुनी जाती हैं। रोशन खान मेरे लिए निहायत मनहूस साबित हुआ था। उसकी बेवकूफ़ी मुझे इस हाल तक ले आई थी कि जान के लाले पड़ गए थे। मैं स्लीपिंग बैग से बाहर निकला। अब लेटे रहने की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी।
अपना सामान दोबारा सफरी थैले में ठूंस कर मैं इस खतरनाक सूरत हाल से जान छुड़ाने की तजवीज सोचने लगा। अफगानिस्तान की जमीन मेरे लिए कुछ ज्यादा ही भारी साबित हो रही थी। सरदार सैलाब खान रेडियो सेट पर अपने आदमियों से राब्ता कर रहा था। वहां बैठे बाकी आदमी फायरिंग के शुरू होते ही अपने अपने मोर्चे में चले गए थे। वो बात करते हुए बेचैनी से टहल रहा था। सरदार, फायरिंग हो रही है, बैठकर बात कर लो। मेरी बात सुनते ही उसने बेध्यानी में सर हिलाया और आग के करीब बैठ गया। मुख्तलिफ अतराफ से उसे मुसलसल खबरें मिल रही थी। मैंने कहा, सरदार वो करीब नहीं आ रहे, बस दूर दूर से फायर कर रहे हैं। सैलाब ने कहा, ठीक है, जब तक करीब नहीं आते अपनी गोलियां जाया न करो, बस इक्का दुक्का गोली चलाते रहो कि उनके करीब आने का इंतजार करो। फायरिंग का ये सिलसिला घंटा भर जारी रहा। उसके बाद एकदम खामोशी छा गई। लग रहा था जैसे शलोबर और उनके हलीफों ने बस गजनी खेल कबीले को ये यकीन दिलाने के लिए फायरिंग शुरू की थी कि वो घेरे में आ गए हैं। फायरिंग के रुकते ही माहौल में अजीब सी खामोशी छा गई थी, एक ऐसी खामोशी जिसकी तह में कई किस्म के तूफान पोशीदा थे। रात की तारीकी में बगैर निशाना लिए फायर करने वाले दिन को उन्हें चुन चुन कर निशाना बना सकते थे। वो चारों तरफ से घेरे में थे और इस घेरे से उनका कोई बंदा बाहर नहीं निकल सकता था। अलबत्ता इस पहाड़ी की दिफाई सूरत हाल का अंदाजा मैं रोशनी होने पर ही कर सकता था। मुझे सोचों में गुम पाकर सैलाब खान माजरत करने लगा, जवान, मैं एक बार फिर माजरत करता हूँ। आपको रोशन खान की वजह से इतनी जहमत उठाना पड़ी, बल्कि अब तो आप हमारे साथ फंस ही गए हैं। मैं फीकी मुस्कुराहट से बोला, किसी को कोसने से तो मसला हल नहीं हो सकता। वो बोला, यही तो दुख है कि इसका इजाला अब नहीं हो सकता। हमारे दो दुश्मन कबीले यकजा हो चुके हैं और उनके साथ कुछ उज़्बक और ताजिक दहशतगर्द भी मिल गए हैं। यकीनन हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने मशवरा मांगा, सरदार अगर मैं यहाँ से निकल जाऊँ? वो बोला, यकीनन हमारे साथ रहने में आपकी जान को खतरा है। इस वक्त यहाँ से जाने का मतलब खुदकुशी ही होगा। मैं फीकी मुस्कुराहट से बोला, खुदकुशी हो या लड़ाई, अंजाम दोनों का मौत ही होता है। वो बोला, जंग में तमाम हारने वाले मर नहीं जाया करते। मैंने फलसफियाना अंदाज में कहा, दुश्मन के आगे घुटने टेक कर जिस्म को मुर्दा होने से बचाया जा सकता है, रूह को नहीं। वो तुर्की बतुर्की बोला, मोहलत के हुसूल के लिए घुटने टेकना मसलहत कहलाता है, रूहानी मौत नहीं। मैंने कहा, अगर मैं पकड़ा गया तो यकीनन उन्हें मुतमईन कर लूंगा। वो बोला, हमारे साथ कुछ पेशावर के मेहमान भी मौजूद हैं जिनकी बाबत हमारे दुश्मन अच्छी तरह जानते हैं। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो इत्मीनान से बोला, मतलब ये कि वो आपको भी हमारा दोस्त समझेंगे, जबकि आपका लहजा और जबान इस बात की तस्दीक कर देगा। मैं बेबसी से सर हिला कर रह गया। उसने पूछा, अच्छा, अपनी जान बचाने के लिए कोई फायर वगैरह कर लोगे? मैं साफ गोई से बोला, किसी बेगुनाह की जान लेना मुझे गवारा नहीं। इनमें से कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है, बल्कि देखा जाए तो इनसे ज्यादा मेरे दुश्मन गजनी खेल के वो अफराद हैं जिनकी वजह से मुझे इस जानलेवा सूरत हाल में फंसना पड़ा। सैलाब ने मुदाफियाना लहजा अपनाते हुए कहा, आप कुछ ज्यादा ही गलत सोचने लगे हो। मैंने कहा, आपका मेरी सोच को गलत करार देना जाहिर कर रहा है कि आप निहायत ही सीधे आदमी हैं और इतने सीधे आदमी को सरदारी नहीं जचती। वो झेमते हुए बोला, तंज अच्छा कर लेते हो। मैंने कहा, ऐसी सूरत हाल में तंज के अलावा क्या भी कहा जा सकता है। वो बोला, मेरा ख्याल है हमने आपको जानबूझकर नहीं फांसा, ये सूरत हाल तो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं थी। उसके मुसलसल माजरती रवैये ने मेरे दिल से कदूरत दूर कर दी। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, जानता हूँ ये ख्वारी मुकद्दर में लिखी थी। रोशन खान गरीब तो बहाना ही बन गया था। मैंने पूछा, ये रोशन खान की पार्टी अब तक वापस क्यों नहीं लौटी? खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाते हुए वो रेडियो सेट पर उन्हें पुकारने लगा, मगर काफी देर पुकारने के बाद भी उसे कोई जवाब मौसूल न हुआ। मैंने कहा, आपने देर कर दी सरदार। दुश्मनों के घेराव की खबर मिलते ही उन्हें बुला लेना चाहिए था। वो परेशानी के आलम में बोला, मेरे ध्यान में ही नहीं रहा। मैंने कहा, मैदान जंग में सरदार को ऐसी बेध्यानियां रास नहीं आती। वो बोला, जवान, आप अपनी उम्र से बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा, हिकमत उम्र से नहीं तजुर्बे से आती है सरदार। उसने मानी खेज अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, काफी तजुर्बेकार दिखते हो। अचानक रेडियो सेट बोल उठा। किसी ने हिजान खेज लहजे में सरदार को पुकारते हुए इंकशाफ किया, सरदार रोशन खान और सगीर वापस लौट आए हैं। दोनों शदीद जख्मी हैं और रोशन खान ने बताया है कि उनके 3 साथी बाकी नहीं रहे। सरदार ने कहा, दोनों की मरहम पट्टी करवाओ, मैं वहीं आ रहा हूँ। ये कहते हुए वो मोहतात अंदाज में चलता हुआ मोर्चे से बाहर निकल गया, जबकि मैंने पांव पसारते हुए अपनी क्लैशनकोफ गोद में ली और अपने सफरी थैले से टेक लगाकर बैठ गया। मैं एक अनजानी मुसीबत में फंस चुका था और अब मैं इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकता था।